स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल साइंस बाय आशीष कुमार में। अभी तक पिछले कई वीडियोस में हम कक्षा 10 के जैव प्रक्रम पाठ लाइफ प्रोसेसेस पाठ को पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र या वाहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पौधों में भी मानव में भी, और अब इस पाठ के अंत में हमें पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव उत्सर्जन तंत्र में अगर हम देखें तो हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों के बारे में अभी हम विस्तार से समझेंगे। उसके पहले मानव के उत्सर्जन तंत्र का परिचय यदि मैं आपको दूं तो हम उसमें पाएंगे कि जैसा कि पहले भी कई वीडियोस में कई तंत्रों में हम चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य जब कोई भोजन ग्रहण करता है तो भोजन में उसे कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में अवशोषित कर लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, जो कि अपच पदार्थ कहलाते हैं या अवशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। तो कुछ तो मल के रूप में आहार नाल के माध्यम से ही पाचन तंत्र में हुआ जाता है कि मलाशय में मल इकट्ठा हो जाता है और अपचा हुआ भोजन वो मल के माध्यम से निकल जाता है, वो भी उत्सर्जन ही है। लेकिन जो मुख्य उत्सर्जन तंत्र है वो अलग तरह से काम करता है, उसके लिए एक स्पेशल तंत्र है, कुछ विशेष अंग हैं। कारण क्या है कि प्रत्येक कोशिका में, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में, इन ईच एंड एवरी सेल देयर इज ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स। प्रत्येक कोशिका में कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कुछ हानिकारक पदार्थ भी हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सेल्स में, जो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उनके कारण जो है कोशिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो कि हमारे लिए अपशिष्ट के रूप में है, हानिकारक हैं, वो भी इकट्ठा होते रहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका से उसको लाना है और शरीर से बाहर निकालना है। ये बड़ा हार्ड टास्क है, मुश्किल काम है। लेकिन जैसा कि पहले भी प्रत्येक तंत्र में हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र जुड़ा हुआ है, हमारा ब्लड जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज कहीं पहुंचानी है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करेगा, ब्लड काम करेगा। कोई चीज कहीं से लानी है तो भी ब्लड या ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करेगा, रक्त हमारा काम करेगा। तो हमारा जो ब्लड है, रक्त है, वही ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से, मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर्स में कि महीन महीन पतली ब्लड कैपिलरीज बहुत महीन सूक्ष्म रचनाएं हैं, लेकिन बड़े काम की हैं, क्योंकि सारा आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल्स टू द ब्लड, रक्त और कोशिकाओं के बीच का जो आदान प्रदान है वो इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में ही होता है। जब रक्त बड़ी बड़ी मोटी नलिकाओं में, ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, एओर्टाज में जब घूमता है तो वहां पे कोई एक्सचेंज नहीं हो पाता है, वो केवल रक्त को लाने ले जाने का काम करते हैं। लेकिन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, पदार्थों का आदान प्रदान, वो इन, ये मान लीजिए सेल्स हैं, तो इन सेल्स और ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है उससे आदान प्रदान आपस में होता है। तो किसी भी शरीर के अंग में, कोशिकाओं के बीच में, हर जगह ये ब्लड कैपिलरीज पहुंची हुई हैं और इन्हीं के द्वारा आदान प्रदान होना है। तो ये देना क्या है? ऑक्सीजन। लेना क्या है वहां से? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो हमारे शरीर में है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, इस तरह के जो पदार्थ हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको शरीर से बाहर निकलना समय रहते जरूरी है। इसलिए समय रहते ही वो कोशिकाओं से वो पदार्थ ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, रक्त के द्वारा अवशोषित किया जाना है। अब ये ब्लड कैपिलरीज इकट्ठा करेंगी, उसके बाद ला करके सारा जो ब्लड है जो पूरी कोशिकाओं से इकट्ठा करके लाया गया है और सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स और अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा किया हुआ जो ब्लड ने इकट्ठा किया है हर शरीर के अंग से, वो ला करके कहाँ पहुंचाएंगे? एक स्पेशल ऑर्गन आपके सामने, वृक्क, ये जो
सेम के बीज के आकार के दो अंग दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बीन शेप्ड लेफ्ट किडनी, राइट किडनी. A pair of kidneys are there in our body for excretory system. So these are the kidneys. Both kidneys are there side by side. Left kidney, right kidney. अब क्या होता है, ये किडनीज हैं, इनको आप उत्सर्जी अंग भी कह सकते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कह सकते हैं हमारे शरीर के. और इनके अंदर ऐसा क्या है कि जो इस तरह का काम कर पाते हैं. इनके अंदर ये है, इधर जो आपको चित्र दिखाया गया है, हजारों की संख्या में इनके शरीर, इनके किडनी के अंदर ये होते हैं जिनको कहते हैं नेफ्रॉन्स. ये एक नेफ्रॉन का चित्र है, एक वृक्काणु हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नेफ्रॉन. ऐसे ढेरों नेफ्रॉन्स, मेनी नेफ्रॉन्स आर देयर इन ईच किडनी. और प्रत्येक नेफ्रॉन को हमने यहाँ समझाने की कोशिश की कि नेफ्रॉन में होता क्या है. नेफ्रॉन क्या है, एक नलिका है, इट्स लाइक ए ट्यूब्यूल, बट सम स्पेशली डिजाइंड tubules are there. These nephrons are the specially designed tubules. क्या स्पेशली डिजाइंड इसमें है, ये जो नलिका है, ये यहाँ पे तो इसका कई पार्ट है. नलिका का ये पार्ट कहलाता है संग्राहक वाहिनी या कलेक्टिव डक्ट. संग्राहक वाहिनी. नलिका का ये पार्ट जो ब्लड कैपिलरीज जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है. देखिए मैंने यहाँ भी लिखा भी है, ब्लड कैपिलरीज का जाल है यहाँ पर. और ये साथ किससे उलझा हुआ है, ये जो हमारी नेफ्रॉन्स हैं, ये जो नलिका है, ट्यूब्यूल है, इसके साथ उलझा हुआ है. और उलझा हुआ क्यों है, यहाँ मैंने आपको समझाया था. ब्लड कैपिलरीज का काम है कि उनमें ब्लड में और आसपास में जहां भी वो रहेंगे उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होना है. तो यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कुछ होना है. क्या होना है अभी इस पर हम डिस्कस करेंगे. बट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, आपस में आदान प्रदान पदार्थों का होना है रक्त में और नलिकाओं में, जो कि नेफ्रॉन्स का ही पार्ट है. जो ब्लैक कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कलेक्टिव डक्ट है. इधर ये एक डक्ट आई है, इसको मैंने नाम दिया है डिसेंडिंग डक्ट. इधर नाम दिया है एसेंडिंग डक्ट, चढ़ती हुई नली एसेंडिंग डक्ट, उतरती हुई नली डिसेंडिंग डक्ट. और ये जो यू आकार का जो एक नली का आकार बना हुआ है, इसको कहते हैं हेनलेज लूप. तो हेनलेज लूप एक लूप बना हुआ है, घुमावदार आकार इस नली से बन गया, इसलिए हेनलेज लूप. नीचे उतरती हुई नली जहां से रक्त नीचे आता है, डिसेंडिंग डक्ट. और जब रक्त ऊपर की तरफ जाता है, एसेंडिंग डक्ट. फिर ये नली आगे बढ़ते बढ़ते आप देखिए यहाँ पे एक कप शेप्ड, कप नुमा रचना में परिवर्तित हो जाती है. इसका एक पार्ट कप नुमा शेप्ड में चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं बोमेन संपुट या बोमेन्स कैप्सूल. ये एक ऐसी रचना है जहां मुख्य आदान प्रदान हानिकारक पदार्थों का हो रहा है, जिससे छनाई का कार्यक्रम जो है, मतलब एक तरह से छलनी का काम जो ये कर रहा है, छनाई की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे होनी है. छनने की प्रक्रिया, पानी और अदर जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं और विभिन्न प्रकार के और पदार्थ हैं, यहाँ पे उनकी छनाई होनी. छन्नी का काम करते हैं ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर के जो नेटवर्क है. अच्छा, यहाँ ब्लड आता कैसे, ये देखिए. अब हम आते हैं कि ये तो जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, ये पार्ट है नेफ्रॉन का, ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा है. उसके अलावा जो नीले कलर से आपको दिखाई दे रहा है या रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त नलिकाएं हैं जिनमें रक्त बह रहा है. तो रक्त नलिकाओं का जाल बराबर इस नेफ्रॉन के साथ लगा हुआ, उलझा हुआ है. क्यों? क्योंकि इसको उसके नजदीक रहना है, और ब्लड कैपिलरीज का जाल जब इन नलिकाओं के नजदीक रहेगा तो उनका आदान प्रदान जो हानिकारक पदार्थों का होना है वो आसानी से होता रहेगा. ये देखिए मैंने एक नाम लिखा, वृक्क धमनी की शाखा. धमनी आर्टरी, मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बताया था कि जो रक्त लेकर के आती है नलिका किसी अंग में, क्योंकि हार्ट से भेजी गई है और किसी अंग की तरफ जा रही है, तो किसी अंग की तरफ जो ब्लड लेके आती है, रक्त लेके आती है, वो धमनी है. और फिर किसी अंग से जो रक्त लेके निकलती है वो शिरा है. तो दैट इज द किडनी वेन और दैट इज द किडनी आर्टरी. ये किडनीज में आने वाली
जो रक्त लेके आने वाली हों वो आर्टरीज हैं, धमनियां हैं। यहाँ से रक्त किडनी में आ रहा है और किडनी में आने के बाद ये रक्त ले जाकर के कहाँ पहुंचाया जाता है, बोमेंस कैप्सूल में, जो कप नुमा रचना है इसमें पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ पे जब ब्लड पहुंच गया तो वो क्या कर रहा है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ढेर सारा रक्त नलिकाओं का गुच्छा यहाँ पे बना हुआ है। होता क्या है कि रक्त नलिकाओं का गुच्छा और ये वोमेंस कैप्सूल, इसमें सब में आपस में आदान प्रदान होता है, यानी नेफ्रॉन जो हमारी एक स्ट्रक्चर लंबी नली की नुमा रचना है हमारी किडनी में, हजारों की संख्या में बताया आपको, एक यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ऐसे हजारों होते हैं। एक में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं हजारों में एक साथ चलता रहता है किडनी में। तो हो क्या रहा है, जो नलिका नुमा रचना है जिसको हम नेफ्रॉन बोल रहे हैं, ये नेफ्रॉन और ये जो यहाँ पे कैपिलरीज का जाल है, इनके बीच में आदान प्रदान होता है, छनाई की प्रक्रिया होती है और छनने के दौरान विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनस सब्सटेंस, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन और तमाम और अन्य पदार्थ और कुछ लाभदायक पदार्थ भी, कुछ पानी, सब छन करके यहाँ पे नली में आ जाते हैं। अब ये नली में जब आगे बढ़ता है रक्त तो यहाँ फिर नेटवर्क कैपिलरीज का फैला हुआ है। क्यों, क्या जरूरत है, यहाँ तो छनाई हो गई, पदार्थ छन गए, अब ये सब इकट्ठा होकर के मूत्र के रूप में बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों, देखिए कितना अच्छा सिस्टम हमारे किडनीज में है, कितना नेचर ने किस तरह से डेवलप किया हुआ है हमारे शरीर के अंदर, कितना बेहद सटीक और बेहद विकसित सिस्टम हमारे शरीर में है कि जो भी छनाई की प्रक्रिया यहाँ होती है वो छनने के बाद जब इन नलियों में वो द्रव बहता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के छने हुए पदार्थ हैं, उसमें क्या है कि हमारे काम की भी चीजें तमाम हैं। ढेर सारा पानी भी छन के आ जाता है, कई सारे लाभदायक पदार्थ, कोई शुगर, कोई प्रोटीन, कोई चीज वो भी आ जाती है, और फिर वो सब अगर मूत्र बन के बाहर निकल जाएगा तो इट विल बी वेस्ट, वो वेस्ट होगा। तो क्या करते हैं कि फिर से दोबारा छनने की प्रक्रिया यहाँ होती है, रीअब्जॉर्प्शन, पुनर्अवशोषण होता है। इन जो नलिकाएं ब्लैक कलर की दिखाई गई ये नेफ्रॉन का ही पार्ट है, मैंने भी पहले भी बताया था, और इसके साथ कैपिलरीज का जाल उलझा हुआ, फिर से यहाँ आदान प्रदान आपस में रक्त और इन नलिकाओं में होता है, फिर से छान लिया जाता है। रक्त इनको फिर ग्रहण कर लेता है, कौन से पदार्थों को ग्रहण कर लेता है, जल और विभिन्न प्रकार के अन्य आवश्यक पदार्थ, उपयोगी पदार्थ जो भूलवश या एक साथ छनने की प्रक्रिया में आ गए हैं, उनको बाहर निकालना भी जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छनाई की प्रक्रिया में प्रत्येक मनुष्य में 180 लीटर तक रोज छनाई प्रक्रिया हो जाती है, मूत्र छनाई 180 लीटर छन करके मूत्र बनता है, लेकिन जो आप मूत्र का त्याग करते हैं वो 2 से 3 लीटर तक ही रोज का होता है। बाकी सारा जो छनाई की प्रक्रिया के दौरान जो तरल पदार्थ बना है वो कहाँ चला जाता है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वापस पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया में दोबारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है और हमारे शरीर के काम आ जाता है। अगर वो रोज इतना ही वेस्ट हो जाया करे तो हमारा खाया पिया तमाम चीजें अनावश्यक रूप से वेस्ट होंगी और हमें ज्यादा खाना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत होगी। इस वजह से ये जो पदार्थ किसी वजह से अवशोषित हो गए थे यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल में, वो दोबारा उस गलती को सुधार लिया जाता है और जल ढेर सारी मात्रा में और विभिन्न पदार्थ फिर से पुनर्अवशोषित कर लिए, रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और पुनर्अवशोषित करने के बाद वो पदार्थ फिर इसी नली में, ये जो आपका नली है इस तरह से यहाँ पे हिलने लूप बनाता हुआ नली, ये फिर यहाँ से सब इकट्ठा होते हुए छनाई की प्रक्रिया, दोबारा रीअवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन, पुनर्अवशोषण होते हुए बाद में ये जो संग्राहक नली है, कलेक्टिव डक्ट है, यहाँ पे छना हुआ, अंत में जो छना हुआ, फाइनली जो छना हुआ पदार्थ है जो मूत्र के रूप में आप कह सकते हैं, मूत्र हमारा बन चुका है, वो यहाँ पे संग्राहक कलेक्टिव डक्ट में आ जाता है। और ऐसी प्रत्येक नेफ्रॉन, मैंने आपसे बताया हजारों ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हमारी किडनी में हैं, तो हजारों में ऐसे ही कलेक्टिव डक्ट्स हैं। उन हजारों कलेक्टिव डक्ट्स में जो मूत्र इकट्ठा हुआ है वो सब मूत्र इकट्ठा होकर के फाइनली किडनी से बाहर निकलता है। और ये रचना मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, देखिए ये पतली नली जो किडनी से निकलती है, काले रंग की यहाँ बनाई, यहाँ तक आती है, ये कहलाती है यूरेटर। A pair of kidneys are there in our body and a pair of ureters also there in our body connected to the kidney. From kidney the ureter comes to the urinary bladder. मूत्राशय में ये जो हमारी यूरेटर्स हैं यहाँ से किडनी से निकलकर और यहाँ आकर के दोनों तरफ की यूरेटर आकर के यहाँ मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर
जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होना है, मूत्राशय, इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में ये मूत्र आकर के यहाँ से इकट्ठा होता है, और जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तब हमें पता चलता है, हमें एहसास होता है कि हमें मूत्र का त्याग करना है। और ये आगे एक नली है यूरेथ्रा, जिससे होकर के पेनिस के माध्यम से आपका ये मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बोथ किडनीज आर देयर इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, both ureters are there in excretory system, single urinary bladder is there and single urethra is there, and these are the organs related to the human excretory system. इस तरह से आपने देखा कि कितनी बढ़िया व्यवस्था, कितनी अच्छी मैकेनिज्म, किस तरह से कितना विकसित एक उत्सर्जन तंत्र हमारा होता है हमारे मनुष्यों में। और ऐसी ही ढेर सारी नेफ्रॉन्स हमारे शरीर में हैं, और इन नेफ्रॉन्स में ब्लड इस तरह से धमनी लेकर के जाती है, यहाँ पे छनाई होती है। छनने के बाद जो ब्लड यहाँ से फिर निकल के फिर चला भी जाता है, लेकिन यहाँ जो छनाई की प्रक्रिया के दौरान जो फ्लूइड बना है वो इस नलिका में आ जाता है, जो हमारी ये नेफ्रॉन है इस नलिका में ब्लैक कलर की। इसमें जब आता है तो हमने आपको बताया कि रीएब्जॉर्प्शन, फिर से अवशोषण होता है, क्योंकि कुछ आवश्यक पदार्थ भी उस छने हुए द्रव में रह गए हैं, तो उसको फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। इसीलिए देखिए नलिकाओं का जाल बार बार यहाँ नलियों के साथ, इस नली के साथ, नेफ्रॉन के साथ उलझा हुआ है, लगातार चल रहा है। यहाँ पे देखिए आदान प्रदान, रीएब्जॉर्प्शन चल रहा है। और आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन, पुनर्अवशोषण के बाद, जब आपके पास वही बचा है जो निकाल दिया जाना चाहिए शरीर से, वो यहाँ पर संग्राहक नली या कलेक्टिव डक्ट में मूत्र के रूप में इकट्ठा कर दिया जाता है। ऐसी ही हजारों नेफ्रॉन्स में कलेक्टिव डक्ट्स होती हैं जिनमें मूत्र इकट्ठा होता है, और सारी कलेक्टिव डक्ट्स का मूत्र फिर फाइनली यहाँ किडनी से बाहर निकल कर यूरेटर के माध्यम से इस मूत्राशय में लाया जाता है। मूत्राशय भर जाने के बाद इसको बाहर भी निकाल देता है। तो इस तरह से इतना अच्छा सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के लिए हमारे शरीर में है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि और चीज़ों का उत्सर्जन अगर हम बात करें, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा ला करके लंग्स को दे देता है। तो हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो भी थोड़ा उत्सर्जन का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या उत्सर्जित कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना मूत्र के माध्यम से नहीं होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना भी हमारे शरीर से आवश्यक है। तो लंग्स आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में लंग्स भी हेल्प कर रहे हैं, फेफड़े भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि द कार्बन डाइऑक्साइड is returned to the atmosphere through the lungs. लंग्स ही उनको इकट्ठा करते हैं ब्लड के माध्यम से। जब आता है ब्लड प्लाज्मा लेकर के आता है, सारा रक्त लेकर के सब जगह से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आता है, और लंग्स में ब्लड कैपिलरीज जो है, फिर वही ब्लड कैपिलरीज आ गई, वो दे देती हैं लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड, उनको प्रदान कर देती हैं, और वहां से फिर बाहर की तरफ हम जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन लंग्स के द्वारा माध्यम से होता है। बाकी जितने नाइट्रोजनस पदार्थ हैं और कोई हानिकारक पदार्थ हैं, वो मूत्र बनने के दौरान मूत्र मार्ग से ही मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से उत्सर्जन तंत्र मनुष्यों में काम करता है। अब अगर हम पौधों में देखें, प्लांट्स में देखें, प्लांट्स में कोई बहुत विकसित तंत्र जैसे हमारे में पाया जाता है, इस तरह के पौधों में आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनका अपना तरीका है, और उनमें जो आपने जाना समझा है, पहले भी बात हुई होगी, स्टोमेटा, रंध्र या स्टोमेटा, ये पत्तियों पर इस तरह के छिद्र पाए जाते हैं, इनको स्टोमेटा बोलते हैं पौधों में। इन्हीं छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन आती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, ऑक्सीजन जा भी रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है। तो जैसी आवश्यकता पेड़ को है, पौधे को है, ट्री को है, प्लांट को है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण भी करते रहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकालते भी रहते हैं। तो इनके यहाँ जो उत्सर्जन गैसों का है वो तो स्टोमेटा के माध्यम से हो जाता है।
प्लस एक टर्म आता है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। वो भी वाष्प भी, भाप भी पानी की जो है वो भी इन्हीं छिद्रों के माध्यम से ही बाहर निकल जाती है। तो जो जल का एक्स्ट्रा जल है, अतिरिक्त जल है, अगर वो निकालना है पौधे को तो उसके पास ये स्टोमेटा है, इन्हीं से निकाल देता है। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, निकाल दिया। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, निकाल दिया। तो जो भी चीजें गैस के रूप में, भाप के रूप में निकलनी है वो स्टोमेटा से निकल जाती हैं। उसके अलावा आपने 9th में पढ़ा होगा एक सेल कोशिका जो होती है उसमें रिक्तिका होती है, वैक्यूल। ये वैक्यूल जो हर कोशिका में है, इसमें भी अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करने की व्यवस्था हर कोशिका में, प्लांट्स में होती है। एंड वैक्यूल्स आर नॉट देयर इन एनिमल सेल्स। जंतुओं की कोशिकाओं में वैक्यूल्स इस तरह की नहीं मिलती हैं, प्लांट्स कोशिकाओं में मिलती हैं। और इन वैक्यूल से प्लांट कोशिकाओं की रिक्तिकाओं, इनको रिक्तिका भी कहते हैं वैक्यूल्स को, इन रिक्तिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा कर लिए जाते हैं और फिर बाद में जरूरत पड़ने पर डिफ्यूजन के माध्यम से बाहर भी निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पुराना जाइलम, ओल्ड जाइलम है, जाइलम मैंने आपको पढ़ाया था, वाहन तंत्र में पौधों में जाइलम और फ्लोएम होता है जो कि परिवहन, ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। जब जाइलम पुराना हो जाता है तो उसमें चिपचिपा पदार्थ आपने देखा होगा, कभी पेड़ों से निकलता है, तने से निकलता है, आपको दिखाई देता है। गोंद है, रेजिन है, चिपचिपा पदार्थ, कई गोंद और रेजिन, ये सब पदार्थ भी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में पौधों में बनते हैं और निकलते हैं, पुराने जाइलम में इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह से पौधों में अलग तरह की प्रक्रिया है उत्सर्जन के लिए। और इनमें कई सारी डेड सेल्स भी होती हैं पौधों में, जो हम लोग में नहीं होती हैं, कम होती है मतलब, लेकिन पौधों में डेड सेल्स भी काफ़ी होती हैं। तो डेड सेल्स में भी इकट्ठा कर दिया जाता है। साथ ही साथ पौधों के पास बहुत अच्छी व्यवस्थाएं ये है कि वो अपनी पत्तियों को खो सकते हैं, एक समय आने पर पत्तियां गिर जाती हैं, तो या कोई वेस्ट प्रोडक्ट उनको निकालना है तो पत्तियों में स्टोर कर देते हैं, पत्ती गिर जाती है, निकल गई। तो क्योंकि पत्तियां एक टाइम के बाद पौधों से निकल कर गिरनी होती हैं, उन्हें खोना होता है, इसीलिए कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ हैं पत्तियों में स्टोर कर दिए जाते हैं और वो उससे भी निकल जाते हैं। तो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं पौधों में उत्सर्जन के लिए, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, बट उस तरह का विकसित तंत्र नहीं है और उतनी शायद आवश्यकता भी नहीं है उनमें, क्योंकि मनुष्यों में बेहद आवश्यकता है कि हानिकारक पदार्थों को शरीर में ज्यादा देर के लिए रुकने न दिया जाए। इस वजह से एक विकसित तंत्र है, डेवलप्ड सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सक्रीटरी as an excretory system is found in human beings. So मानव उत्सर्जन तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने देखा कि किस तरह से वृक्क या किडनीज एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उत्सर्जी अंग हैं, तो जिनके अंदर ये हजारों की संख्या में नेफ्रॉन्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि मूत्र का निर्माण करते हैं और सारा मूत्र इकट्ठा होकर के यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आता है और ब्लैडर के माध्यम से फिर आगे मूत्र मार्ग के या यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए, रिवीजन भी हो गया आपका, तो मुझे आशा है कि आपको ये उत्सर्जन तंत्र अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई समस्याएं हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब भी मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश रहेगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो आगे और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आने वाले हैं, अच्छे पाठ आने वाले हैं बच्चों, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स लैंग्वेज में आगे मैं आपको रखने वाला हूँ सारे पाठ, तो आपको अच्छा लगेगा। और आपको अगर मेरे चैनल की वीडियोस जल्दी मिले, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें